सुनेंगे साफिया सदन तेरे प्यार के संग बीते जिंदगी का भाग 16। कमरा अब उन दोनों की हंसी ठिठोली से भर गया था। वे दोनों अपनी बातों में इस तरह खो गई थी कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा था। माही रिया की बुआ की लड़की थी जो गांव से उसकी शादी में शामिल होने आई थी। वह चलता फिरता बातों का पिटारा थी। उसका ध्यान छोटे बच्चों की तरह खाने पीने और मौज मस्ती में ही रहता था। उफ, मर गई। माँ ने मुझे यहाँ तुम्हें लाने भेजा था। अगर थोड़ी और देर हुई तो माँ और मामा जी मुझे कच्चा चबा जाएंगे, उसने बड़ी बेबसी से अपने होठ बेचते हुए कहा। फिर रिया का बाजू कस कर थामा और उसे लेकर कमरे से जल्दी से बाहर निकल गई। जल्दी चलो, इससे पहले कि माँ यहाँ आ जाए, कहते हुए माही उसके आगे आगे चलने लगी। रिया भी अपने दोनों हाथों से लहंगा संभाल कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। माही, थोड़ा धीरे चलो, हमसे तो इस लहंगे में चला ही नहीं जा रहा, रिया ने आगे चल रही माही को टोकते हुए कहा। रिया की आवाज सुनकर माही वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर रिया के माथे का टीका ठीक किया जो अपनी जगह से हट गया था। अब माही उसके साथ साथ चलने लगी थी। हाल में मेहमानों की भीड़ थी। सभी की निगाहें रिया के चेहरे पर आकर टिक गई थी। क्या यही कल्याणी देवी की बहू है? ना रूप है, ना रंग। सारे शहर की लड़कियों को छोड़कर कल्याणी देवी को यही लड़की पसंद आई थी। हमारी लड़कियां इससे 100 गुना सुंदर थी। पता नहीं कौन सा लालच था कल्याणी देवी को जो अपने हैंडसम लड़के की शादी इस मामूली शक्ल वाली लड़की से करा दी। रिया को देखकर शादी में आई औरतें आपस में बातें करने लगी थी। उनमें से कोई रिया को देखकर मुंह बना रही थी तो कोई होंठ खिचका रही थी। हॉल से लेकर स्टेज तक का पूरा रास्ता फूलों से सजा हुआ था। जैसे जैसे रिया हॉल की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे औरतों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई थी। उनकी बातें रिया के कानों से टकराकर उसके दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। एक बार रिया के मन में आया कि पूछ ले, तुम कौन होती हो किसी को जज करने वाली? लेकिन वे सभी उनकी होने वाली सासू माँ कल्याणी की मेहमान थी, इसलिए रिया अपने अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। पूरा हाल रंग बिरंगे पर्दों और ताजे फूलों से महक रहा था। बीच में लटका बड़ा सा झूमर हाल की सुंदरता को 4 गुना बढ़ा रहा था। लेकिन उन औरतों की कड़वी बातें सुनकर रिया का वहां दम घुटने लगा था। उसका मन वहां से कहीं दूर भाग जाने को कर रहा था। माफ कीजिए, आप कितने भी बड़े घर से क्यों न हो, लेकिन आप लोगों की सोच बहुत छोटी है। माही ने अपने लड़कपन में सच्ची बात कह दी थी। माही की बात सुनकर उन औरतों ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है इसे इसके माँ बाप ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। वे माही पर अपनी रईसी का गुस्सा उतारते हुए बोले। एक बात तो उनके चरित्र से साफ हो गई थी। भले ही उनके घर कितने भी बड़े थे, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी थी। उनकी महंगी साड़ी, महंगी ज्वेलरी और तरह तरह के हेयर स्टाइल उनकी रईसी का बखान कर रहे थे, लेकिन उनके मन की गंदगी से वहां का पूरा वातावरण घुटन भरा हो चला था। रिया से कुछ दूर जाकर वे फिर से फुसफुसाने लगी थी। खून है ना माँ, तेवर महारानियों जैसे। अरे, बिल्कुल सूखे तिनके की तरह है। जोर से फूंक मार दी तो उड़ जाएगी। शायद वे औरतें शादी में बेमतलब की बातें करने ही आई थी। उन्हें रिया में कोई खूबी नहीं बल्कि अनगिनत बुराइयां दिखाई दे रही थी। तभी रिया को ढूंढती हुई वहां कल्याणी देवी आ पहुंची। उन्हें देखते ही मानो उन औरतों के मुंह में दही जम गई। फिर उनमें से एक दो ने अपना साहस बटोरते हुए कहा, अरे, कल्याणी देवी की बहू कितना भाग्यशाली है जो इतना अच्छा घर परिवार मिला है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वे अपना रंग बदल रही थी। माही और रिया उनसे दूर हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गई। कल्याणी देवी रिया की बलाएं लेती हुई बोली, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। इसके सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरने लगेगी। वे मतलबी औरतें अब पीठ पीछे फिर से होठ पिचकाने लगी थी। वहां से कुछ दूर राहुल और उसके दोस्त स्टेज पर बैठे थे। रिया बेटा, सगाई का मुहूर्त हो गया है, अब जल्दी से स्टेज पर चलो,
कहते हुए कल्याणी देवी अंगूठी लेने चली गई। माही, बुआ जी कहाँ हैं? रिया ने स्टेज की ओर बढ़ते हुए पूछा। वे भी आ जाएंगी मेरी जान, पहले स्टेज तक तो चलो। माही ने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बड़े अदब से सिर झुका लिया। राहुल को स्टेज पर देखते ही रिया का दिल एक बार जोर से धड़का। माही ने चलते चलते फुसफुसाकर पूछा, इनमें से तुम्हारे मेरा मतलब जीजू जी कौन से हैं? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहा, सफेद शर्ट वाइन रंग के ब्लेजर में जो सबसे सीरियस दिख रहे हैं वही तुम्हारे जीजू है। कहते हुए उसकी आंखें लज्जा गई। माही ने एक बार राहुल की ओर देखा, फिर रिया को हल्की सी कोहनी मारते हुए शरारत से बोली, जीजू तो किसी फिल्मी हीरो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और तुम्हारा दिया हुआ नाम मिस्टर सीरियस उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। माही, बस भी करो, रिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और दोनों स्टेज की ओर बढ़ गई। रिया का लहंगा इतना भारी था कि वह उससे संभल नहीं पा रहा था। माही, अपना हाथ दो ना, रिया ने स्टेज की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि माही उसका हाथ पकड़ पाती, वह मोम की गुड़िया की तरह डगमगाई। उस भारी भरकम लहंगे में रिया चल नहीं पा रही थी। ऊपर से राहुल का उसकी ओर देखना मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। उसके होठ थर-थर कांप रहे थे और पैर वहीं के वहीं जम से गए थे। भाभी की खूबसूरती देखकर मुझे तुमसे जलन हो रही है, राहुल के दोस्त सौरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राहुल ने एक बार फिर से अपनी खामोश नजरें उठाई और स्टेज की पैड़ी पर कदम रखती हुई रिया पर डाली। रिया ने जैसे ही स्टेज की पहली पैड़ी पर कदम रखा, उसकी नजरें राहुल से जा टकराई, जो खामोशी से उसे ही देख रहा था। उसकी ओर देखते ही रिया का दिल धक से रह गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। इससे पहले कि माही उसका हाथ पकड़े, राहुल के कदम अनायास ही रिया की ओर बढ़ गए। उसके गिरने से पहले ही राहुल आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। रिया की पलकें अभी भी झुकी थी। उस मासूम सी लड़की की झुकी हुई पलकें राहुल के दिल में धीरे धीरे उतरती चली गई। वह उसे जी भर के देखना चाहता था, उससे बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन फाइल की वह खुशबू उसके दिल को नागपाश की तरह जकड़े हुए थी। वह चाहकर भी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में कसकर खींच लिया, मानो बिना कहे यह जताना चाहता हो कि मुझे आज तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर एक गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ता हुआ भारी मन से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यह सब क्या था? इन्होंने हमारा हाथ इस तरह क्यों पकड़ लिया? रिया के मन में एक पल के लिए सवाल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, माही ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि रिया उसका परिचय देती, माही खुद ही आगे बढ़ गई। हम आपकी साली हैं, आपकी होने वाली बीवी की बहन। वैसे आप इस सूट में काफी जच रहे हैं, लेकिन हमारी बहन भी कुछ कम नहीं है, माही ने चहकते हुए कहा। जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। इतना कहकर राहुल फिर से चुप हो गया। मामा जी बता रहे थे कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, फिर तो बहुत बिजी रहते होंगे। जी नहीं, जितना आप सोच रही हैं उतना भी बिजी नहीं रहता, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप इतनी सारी कंपनियों को कैसे संभालते हैं? एक कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, इसलिए उसे संभालना आसान हो जाता है। इतना सारा काम और इतने सारे कर्मचारियों को आप एक साथ कैसे संभाल लेते हैं? हमारा तो यह सोचकर ही दिमाग घूम रहा है। माही की भोली भाली बातें सुनकर राहुल बस हर बार हल्का सा मुस्कुरा देता। माही के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह एक के बाद एक सवाल किए चली जा रही थी। वहीं रिया के दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। दिल राहुल को देखने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन दिमाग बार बार यही कह रहा था, हम उनकी आंखों में नहीं देखेंगे। लेकिन राहुल का वह स्पर्श उसके पूरे वजूद पर छा गया था। उसकी मौजूदगी रिया के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। कभी वह गहरी सांसें लेती, तो कभी आंखें मूंद लेती,
और कभी उसकी उंगलियां चूड़ियों में उलझ जाती। इसी बीच पंडित जी भी अंगूठी की रस्म के लिए आ चुके थे। रिया और राहुल दो अजनबी की तरह बैठे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती एक साथ बिठा दिया हो। उन्हें देखकर माही भी हैरान हो गई। ये दोनों कैसे कपल हैं? एक दूसरे से बात करना तो छोड़ो, ये तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से अपनी पलकें उठाकर राहुल की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, हम कैसे लग रहे हैं? लेकिन राहुल की आंखों में गहरी उदासी थी। उनमें खुशी का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वह रिया को बस एक फीकी सी मुस्कान दे पाया। उसके होठ मुस्कुराने के लिए खुले भी, तो अगले ही पल फिर से बंद हो गए। उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर रिया के मन में शंका उतरने लगी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये गहरी परेशानी में है? राहुल के मुरझाए चेहरे को देखकर उसका दिल तड़प उठा। जो लड़की कुछ देर पहले राहुल की आंखों की शिकायत कर रही थी, उनमें न देखने की कस्में खा रही थी, उसकी सारी शिकायतें उसी पल कहीं खो गई थी। अब वह बस इतना चाहती थी कि उसे राहुल की परेशानी का पता चल जाए, ताकि वह उसका दर्द थोड़ा सा ही सही बांट सके। लेकिन मेहमानों की भीड़ के बीच वह उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। वह कभी राहुल को देखती तो कभी बेबसी से अपने होठ खींच लेती। इसी बीच सगाई की रस्में शुरू हो गई थी। कल्याणी, अमर, माही और रिया की बुआ मालती, सभी मेहमान एक साथ स्टेज पर आ गए थे। रिया को अंगूठी पहनाते समय भी राहुल के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। रस्म पूरी होते ही पूरा हॉल फूलों की वर्षा और तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा था। कुछ देर बाद मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर को विदा होने लगे थे। उधर राहुल और रिया का फोटोशूट चल रहा था। उन दोनों पर अनगिनत कैमरे लगे हुए थे। अगले दिन की अखबार की हेडलाइन बनाने की होड़ में कैमरामैन लगातार उनकी तस्वीरें लिए जा रहे थे। राहुल और रिया को चुपचाप बैठा देख माही अचानक ही बोली, अरे, हमें भी फोटो खिंचानी है। इतना कहकर वह धपाक से राहुल और रिया दोनों के बीच में ही आकर बैठ गई। तभी एक कैमरामैन ने बेरुखे स्वर में कहा, मैडम, हमें दोनों कपल्स की फोटो लेनी है। प्लीज, क्या आप साइड हो जाएंगी? माही ने पलटकर कैमरामैन को घूरा। ये हमारी दीदी और जीजू हैं। तुम कौन होते हो हमें फोटो खिंचवाने से मना करने वाले? हम इनके साथ जितनी चाहे उतनी फोटो खिंचवा सकते हैं। माही ने कैमरामैन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, मैडम, चुप हो जाइए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। इससे पहले कि कैमरामैन अपनी बात पूरी कर पाता, माही ने उसके शब्दों को मानो उसके हलक में ही रोक दिया। माही, चुप हो जाओ, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। रिया ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने क्या किया है, हम क्यों शांत हो जाएं? माही मुंह फुलाते हुए बोली। एक पल के लिए पूरे स्टेज पर सन्नाटा छा गया। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? फोटो खींचने के लिए ही ना? तुम्हें मेरे मेहमानों का अपमान करने की किसने इजाजत दी? एक मजबूत और कड़क आवाज पूरे स्टेज पर गूंज उठी। अभी के अभी अपने अपने कैमरे उठाओ और यहाँ से जाओ। राहुल की रोबदार आवाज सुनते ही कैमरामैनों के चेहरों की रंगत उड़ गई। उनके चेहरे देखने लायक हो गए थे। राहुल को वैसे भी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज तक उसकी फोटो खींचने की किसी भी कैमरामैन ने हिम्मत नहीं की थी। वह अपनी सगाई के दिन फोटो इसलिए खिंचवा रहा था क्योंकि उन सबको उसकी माँ ने इनवाइट किया था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोटोशूट खत्म हो चुका है। अब आप सब के सब यहाँ से जा सकते हैं, राहुल ने झुंझलाते हुए कहा। आप शांत हो जाइए, उन्हें अपने बारे में उल्टा सीधा लिखने का मौका मत दीजिए। रिया ने जैसे ही उसका हाथ थामा, राहुल का उफनता हुआ गुस्सा एक पल के लिए शांत होने लगा था। उसने अपने गुस्से को भीतर दबाया और आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि राहुल का गुस्सा शांत हो पाता, उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। फोन सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसके भीतर गुस्से का मानो फिर से सैलाब उमड़ पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब उसकी उंगलियों की पकड़ रिया की कोमल हथेलियों पर कस गई। हमें दर्द हो रहा है, रिया ने धीरे से फुसफुसाया। उस फोन कॉल को सुनते ही कुछ पलों के लिए राहुल का खुद पर से नियंत्रण ही खो गया था। लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ कि उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है,
उसकी उंगलियों की पकड़ तुरंत ही ढीली पड़ गई, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने एक नजर रिया की ओर देखा। दर्द से उसने अपने होंठ भींच रखे थे। उफ, ये मुझे क्या हो गया? यह सोचते ही उसने धीरे से रिया का हाथ छोड़ा और बिना कुछ कहे स्टेज से नीचे उतर गया। उसका चेहरा सख्त था और आंखों में गुस्सा उबल रहा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।